नमस्कार दोस्तों। 8 जून 2021 आज की तारीख और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में पॉलिटी यानी संविधान और राज्य व्यवस्था का टर्म होता है और उसमें आज हम राज्यों के पुनर्गठन पर कुछ चुनिंदा प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ जनरल प्रश्न भी मिलेंगे, कुछ ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे जो पूछे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न कुछ आपको मिल जाएंगे जो पूछे नहीं गए हैं और पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और 20 प्रश्न इस पर लेंगे। आप लोग अच्छे से इसको अगर फॉलो करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप पेपर उठाएंगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा उसमें, ऐसा आपको लगेगा कि हाँ हमने सब कुछ पढ़ रखा है। हाँ, हमने वो सारी चीजें पढ़ी हैं जो जरूरी होती हैं एग्जाम को पास करने के लिए। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखने के लिए इसको बार बार रिवाइज करें, बार बार पढ़ें और लोगों तक भी इसको पहुंचाएं, है ना। कंपटीशन आपका जितना अच्छा यहाँ हो जाएगा तो और जितने अच्छे आप यहाँ निखर जाएंगे उतना अच्छा परफॉर्म आप एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे। पहला जो प्रश्न है इसका उत्तर आप देते चलिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, दादरा व नागर हवेली, दमन द्वीप संघ राज्य क्षेत्र की शांति प्रगति और सुशासन के लिए विनिमय बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है। अब कई लोग कहेंगे कि ये तो सब फेरबदल हो गया है, वो हो गया है, लेकिन ये शक्ति प्राप्त किसको है जो पूछा जा रहा है वो प्रश्न के मर्म को समझिएगा कि ये शक्ति आखिर किसको प्राप्त है। संसद को प्राप्त है या राष्ट्रपति को प्राप्त है या किसको प्राप्त है। आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों ने इसको रिवाइज किया होगा, मैं शुरू से नहीं चला हूं, इसलिए शुरू से नहीं चल रहा हूं क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आप एक क्रम बना के बच्चों की तरह रटें, ठीक है। तो इसीलिए मैं रैंडमली क्वेश्चन लूंगा। जो ये क्षेत्र है यहाँ पर आपको पता है कि विधानमंडल नहीं है और यहाँ का जो विधायी कार्य है वो राष्ट्रपति करता है। विधायी कार्य राष्ट्रपति करता है, उसी के जिम्मा होता है। तो विनिमय बनाने की शक्ति भी राष्ट्रपति को यहाँ प्राप्त होती है। यहाँ पर कतई आप ये मत मानिएगा कि संसद को प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राप्त है वो राष्ट्रपति को। अब एक यहाँ पे पांडिचेरी जो है, पांडिचेरी में विधानसभा के उपस्थित होने के कारण, विधानसभा होने के कारण तभी इसको दायित्व मिलेगा विनिमय करने का जब वो निलंबन की स्थिति में विधानसभा वहां पर होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है संसद को शक्ति है कि वह क्या कर सकती है। क्या कर सकती है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केवल मंत्रिपरिषद का सृजन कर सकती है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केवल विधानमंडल का सृजन कर सकती है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्रिपरिषद या विधानमंडल दोनों का सृजन कर सकती है। सोचकर इसका उत्तर दीजिए और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। यहां पर केवल लगा है, कर तो ये भी सकती है, कर ये भी सकती है, लेकिन केवल अगर कहा जाए तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा शब्द को पकड़िए, हमेशा अच्छे से पढ़िए स्टेटमेंट को, तभी आपका प्रश्न सही होगा। तभी आप 99% 100% जो जानते होंगे उसका 100% कैसे दे पाएंगे। भाई आप जानते हैं और अगर क्वेश्चन नहीं सही से पढ़ पाएंगे तो आपका वो भी गलत हो जाएगा। तो कम से कम जो आपको नॉलेज है उसको तो आपको बुलाना ही ना, 5-10 जो ब्लंडर करके आए उसको नहीं करना है। तो केवल यहाँ लग गया तो ये दोनों नहीं होंगे, जबकि दोनों चीजें हैं तो ये सी उत्तर हो जाएगा। उत्तर निकालना सीखिए, ये सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सी। 1962 की बात है, संविधान में एक अनुच्छेद लाया गया 239। इसको अंतः स्थापित जब किया गया तो संसद को ये शक्ति दी गई कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए मंत्रिपरिषद या विधानमंडल या दोनों का सृजन कर सकेगा संसद, ठीक है। कौन कर सकेगा? संसद कर सकेगा, संसद कर सकेगी, है ना, संसद सकेगी होगा। और इसका प्रयोग करते हुए संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 भी पारित किया गया, जिसके द्वारा संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। तो इसको बहुत सही से ध्यान रखिएगा, बाकी आप इसकी व्याख्या पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ने लगता हूँ ज्यादा, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो टाइम ज्यादा लगता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है, सत्य नहीं, कौन सा गलत है ये बताना है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दूसरा है कि संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य प्रशासक के माध्यम से होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, अभी हमने बताया, और दूसरा भी सही है क्योंकि राष्ट्रपति हर जगह ऐसे जाएगा तो है नहीं, तो वो एक प्रशासक नियुक्त कर देता है। और संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्य का अधिपति होता है। और अगला है, किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। ये भी सही है, कोई राज्य है वहां के निकटवर्ती राज्य में से देखा गया जो स्टेट में कोई राज्य गवर्नर बना बैठा है तो उसको संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया, ऐसा भी होता है। ये तीन सही है, लेकिन सी वाले में देखिए यहाँ पे जो दिया है
कि प्रशासक जो है ये राज्य का अधिपति होता है, तो अधिपति ये नहीं होता है। यहाँ पर अगर नहीं लगाया जाता तो सही होता है, नहीं ये गलत है, यही असत्य है। अधिपति जो है ये नहीं होता है, ये राष्ट्रपति का केवल एजेंट होता है, ये अभिकर्ता होता है, जो राष्ट्रपति उसको कहेगा वही करेगा। ऐसा नहीं कि पूरा उसका शासन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना संसद में पेश किया जाएगा? संसद में पेश किया जाएगा, क्या ऐसा है? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना संसद में पेश किया जाएगा, बताइए। राष्ट्रपति की सहमति के बिना पेश किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पेश नहीं किया जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे नहीं छूटा है। अभी जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें ये सही हो जाएगा। टेस्ट का पीडीएफ आपको अभी इसलिए नहीं दिया गया, कई लोगों ने मैसेज किया था सर अभी हम टेस्ट नहीं दे पाए, तो वो टेस्ट दे ले तब तो पीडीएफ देना, नहीं तो एक तरफ पीडीएफ खोल के वो रख लेंगे, पता चला दूसरी तरफ वो टेस्ट देंगे। वो भले ही ईमानदार अपने प्रति ना हो, लेकिन मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ, मुझे पीडीएफ देने में कोई वो नहीं, पीडीएफ एक क्लिक में मैं दे दूंगा आपको। तो नहीं पेश किया जाएगा, इसको ये मानिए कि कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति की अनुमति अगर नहीं मिलेगी तो नहीं पेश किया जाएगा। दो या दो से अधिक राज्यों को मिला के या उनके भागों को मिला के नए राज्य का निर्माण संबंधी विधेयक संसद इसको करेगी, लेकिन विधि जो संसद बनाएगी उसके पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने संबंधी, नाम परिवर्तन करने संबंधी, ये सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी कार्य जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पहले ही ले ली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन करने के लिए कन्नड़ भाषियों के समर्थन में पोट्टी श्री रामुलु आमरण अनशन पर बैठे, पहला। और दूसरा है कि आमरण अनशन पर बैठने के 56 दिन बाद वो नहीं रहे, 15 दिसंबर 1952 को उपवास कर रहे थे, मृत्यु हो गई इनकी। और अगला है कि अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया, जो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बी और सी। पूछा जा रहा है असत्य। यहाँ पर बहुत छोटी सी एक मिस्टेक है, कौन पकड़ रहा है मिस्टेक? रामल्लू जो आमरण अनशन पर बैठे थे, रामल्लू आमरण अनशन पे कन्नड़ भाषा के आधार पर नहीं बैठे थे, ध्यान रखिएगा। कन्नड़ भाषा के आधार पर ये नहीं बैठे थे। आपको कुछ इसकी कहानी में बता दूं। पहले जो समिति गठित की गई थी, पूरी बात मैं अभी नहीं बताऊंगा, पूरी बात इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन का मजा किरकिरा हो जाएगा, इसीलिए मैं मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा टेस्ट भी आप लोगों का। तो एक जब समितियां गठित होती रही, लास्ट में एक जेबीपी समिति गठित हुई थी, मतलब जेबीपी समिति गठित हुई, लास्ट में क्या जेबीपी समिति जब गठित हुई तो उसका जब प्रकाशन हुआ उसके रिपोर्ट का, तो मद्रास राज्य में तेलुगु भाषियों के लिए ये अनशन पर बैठ गए थे, ये कन्नड़ भाषियों के लिए नहीं। तो ये कन्नड़, यहाँ पर देखिए छोटी सी मिस्टेक करके आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, और आप बेवकूफ नहीं है, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कन्नड़ नहीं तेलुगु अगर होता तो ये सही हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखिएगा। और रामल्लू ने क्या किया था? आमरण अनशन किया था, 56 दिन बाद ये मर गए थे, मृत्यु हो गई थी। फिर आंदोलन भड़का, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने देखा कि अब स्थितियां बहुत खराब हो रही हैं, तो तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक राज्य का गठन किया, वही आंध्र प्रदेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेबीपी समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? सबसे पहले एक समिति बनती है, दर आयोग बनता है, दर आयोग के बाद में फिर जेबीपी समिति बनती है, जेबीपी। तो इसमें कौन शामिल नहीं था? तीन लोग इसमें थे, जे फार जो नाम, फिर वी फार और पी फार, वो तीन नाम इसमें दिए हैं, एक एक्स्ट्रा दिया है। कौन इसमें नहीं था? तो एक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एक वल्लभ भाई पटेल थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक थे पट्टाभी सीतारमैया। यहाँ पर पुरुषोत्तम दास टंडन नहीं थे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन नहीं था? पुरुषोत्तम दास टंडन इसमें नहीं थे। सबसे पहले दर आयोग का गठन होता है 10 दिसंबर 1948 में, है ना, और 56 पृष्ठीय अपनी रिपोर्ट ये संविधान सभा में प्रस्तुत करता है। जब दर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, नहीं हो सकता, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। जब ऐसा इसने कहा तो इसका विरोध होने लगा। फिर कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन होता है, और कांग्रेस का जब जयपुर अधिवेशन हुआ तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले पर फिर से विचार किया गया, और उसमें तीन लोगों की, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीन लोगों के निर्देशन में एक समिति गठित की गई। 1 अप्रैल 1949 को फिर इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के विषय में कहा कि यदि जनभावना व्यापक रूप से इसको मांग इसकी उठा रही है, मांग कर रही है,
तो लोकतांत्रिक होने के कारण जनभावना का आदर करते हुए इस मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया था। अगला प्रश्न है 27 नवंबर 1947 को राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने की मांग को मानने के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग, यहाँ पर होगा, आयोग की नियुक्ति की थी। 4 सदस्यीय आयोग ये किसमें, मतलब ये 4 सदस्य थे इसमें, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मैं अभी आपको बता चुका हूं, आप इसका उत्तर तुरंत दे सकते हैं। 27 नवंबर 1947 को इसका गठन किया गया था, तो आपको ये बताना है कौन सा ही था। तो ये था एस के दर आयोग। कौन था? एस के दर। बी ऑप्शन सही है इसका, एस के दर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और जब भारतीय जनता द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के पहले से ही मांगे चल रही थी, तो जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो उसके आधार पर जो समस्याएं थी, उस समय की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मांगे चल रही थी स्टेट को बनाने की। तो उस समय कुल कितने स्टेट थे? 14 स्टेट थे, है ना? जब बने थे कितने स्टेट थे, जरा कमेंट करके बताइए। और 5, 14 और 5 यही तो थे। तो अब इसमें जेबीपी, ये जो जेबीपी के पहले एस के धार आयोग आया था, तो एस के धार आयोग में यही बात की गई थी कि इसको किया जाए कि नहीं किया जाए भाषाई आधार पर। बाद में ये कैंसिल हो गया, है ना? इसने स्वीकार ही नहीं किया। तो ये जब नहीं है स्वीकार हो पाया, तब जेबीपी समिति आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रांतों व देसी रियासतों का एकीकरण करके भारत में कितने प्रकार के राज्यों का गठन किया गया था? तो भारत में जो गठन हुआ था वो कितने प्रकार के राज्य थे? ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों का जब एकीकरण किया गया तो इसके 4 कैटेगरी बनाई गई थी, ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य और डी राज्य। तो ये 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया था। अब ये राज्य कौन कौन से हैं, कभी यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, तो इन राज्यों को हम देख लेते हैं। ए राज्य में वैसे जो राज्य थे देसी रियासतें थी, जो ब्रिटिश भारत के पड़ोसी प्रांतों में मिलाकर, मतलब देसी रियासतों को ब्रिटिश भारत के पड़ोसी प्रांतों में मिलाकर ये राज्य का गठन किया गया था। इसमें असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सॉरी पंजाब संयुक्त, हाँ पश्चिम बंगाल भी था, पंजाब संयुक्त प्रांत और आंध्र, ये सब इसमें थे। 10 इनकी संख्या थी। बी राज्य जो था इसमें इनकी संख्या 8 थी। मध्य भारत इसमें था, हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर, मैसूर, पेप्सू। पेप्सू का फुल फॉर्म कौन बताएगा? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब क्या यूनियन? तो इसको जरा पेप्सू का फुल फॉर्म लिखिए कोई। तो पेप्सू भी इसमें शामिल था, राजस्थान भी था, सौराष्ट्र था, ये भी श्रेणी में आते थे। सी जो श्रेणी थी इसमें 61 देसी रियासतों को एकीकृत करके बनाया गया था। इसमें अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश, इनकी संख्या 9 थी। ये 61 देसी रियासतों को एकीकृत करके इनको ऐसे डिवाइड किया गया था। यहाँ पर 216 देसी रियासतों को के करके 10 बनाया गया था। और डी जो श्रेणी के राज्य थे इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, डी राज्य की श्रेणी में इसको रखा गया था। तो ये कभी कभी आपसे बहुत वैसी कंडीशन में पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन 4 ये विभाजन किए गए थे, मतलब 4 खंडों में इनको बांटा गया था, 4 वर्गों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 9 नंबर प्रश्न कह रहा है असत्य, असत्य की सत्य। देखिए असत्य असत्य बार बार बोलते बोलते असत्य ही बोलने लगे हम। तो सत्य कौन सा कथन है? सत्य कथन क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 539 देसी रियासतें थी, इनमें से 536 ने भारत में स्वेच्छा से अपना विलय किया। हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई करके, जूनागढ़ की रियासत को पुलिस कार्रवाई करके मिलाया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें एक ही सत्य है जो कि सी है, पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को मिलाया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं। पुलिस कार्रवाई मतलब सैन्य कार्रवाई करके इसको मिला लिया गया था। बाकी जब स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो भारत में 542 देसी रियासतें थी, जिनमें से 539 ने क्या किया था, भारत में स्वेच्छा से खुद को विलय कर लिया था। 3 बची थी जहाँ के जो शासक थे बदमाश प्रवृत्ति के थे। एक थी जूनागढ़ और दूसरी थी इसमें हैदराबाद और तीसरी थी जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ में क्या किया गया था, जूनागढ़ में जन्म संग्रह के आधार पर भारत में इसको मिलाया गया। और हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। पोलो ग्राउंड वहां पे हुआ करता था विश्व स्तर का, सबसे ज्यादा बड़ा पोलो ग्राउंड, सबसे ज्यादा पोलो का वहां पे हैदराबाद में आप प्रचलन देख सकते थे। तो वहाँ ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, भारतीय सेना का ये ऑपरेशन था और उसके द्वारा इसको हटाया गया था, है ना? मतलब यहाँ के जो नवाब थे बदमाशी कर रहे थे तो उनको हटा के फिर इसको भारत में शामिल कर लिया गया था। जूनागढ़ की जो रियासत है ये पुलिस कार्रवाई करके नहीं, यहाँ पे जन्म संग्रह किया गया था, मैंने आपको बताया, तो डी इससे गलत हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर की जहाँ बात करें तो पाकिस्तानी कबायलियों के साथ में आक्रमण के कारण विनय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत में
इसने मिला लिया था, लेकिन वही है, बीच वाली स्थिति रह गई थी जो अभी तक मतलब चल रहा है, उसकी सफाई करनी पड़ रही है। तो गंदगी फैलेगी तो किसी न किसी को तो साफ करना ही पड़ेगा। तो ये पढ़िएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। 542, उसमें 539 शामिल हुई थी, 3 बच गई थी। भारत के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। ये भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह परिसंघ नहीं है, दक्षिण अफ्रीका तरह संघ नहीं है, और भारत राज्यों का संघ है। इसके बारे में सत्य कथन आपको बताना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह परिसंघ वास्तव में ये नहीं है, ना संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह ये परिसंघ है, ना ही स्विट्जरलैंड की तरह ये परिसंघ है, या दक्षिण अफ्रीका की तरह संघ भी नहीं है, ना तो ये ऑस्ट्रेलिया की तरह संघ है, ये भी सही है, और भारत राज्यों का संघ है, ये भी सही है। इस कारण से इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। भारत के बारे में तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो दिए हैं ये सही है। और राज्यों का संघ का मतलब क्या होता है? भारत कतिपय संगठनात्मक इकाइयों के समझौते का परिणाम नहीं है। संघ का मतलब यही है कि कोई भी राज्य इकाई भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं कि जब मन हो तो अलग हो जाए, तो ऐसे तो सब अलग अलग अपना देश ही बना लेंगे। पश्चिम बंगाल में तो इस समय देश पक्का बन जाता है। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में भारत में क्रमशः कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? इस प्रश्न का जवाब जो नहीं दे पाएगा वो समझ लीजिए पढ़ता ही नहीं। बताइए, कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं वर्तमान में भारत में? बताइए, टोटल कितने हैं? 28 और 9, ये सही है। कितने केंद्र शासित राज्य और मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं? उत्तर नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं उत्तर? बताइए, क्यों उत्तर नहीं आ रहे हैं? गिनने में दिक्कत हो रही है? याद होनी चाहिए, इनमें से क्या उत्तर होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, दमन दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ये क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब दादरा नगर हवेली और दमन दीव को फिर मिला दिया गया, ये तो आप जानेंगे, लास्ट ईयर जब जनवरी में ये किया गया। तो अब इस तरीके से ये 9 जो हो गए थे केंद्र शासित प्रदेश, वो बच गए 8, है ना? और राज्यों की संख्या हुआ करती थी कितनी? 29। उनकी संख्या घट के क्या हो गई? वो 8 हो गई, वो 28 हो गई। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इस समय वर्तमान में हो गए। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। कोई शक है इसमें? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया, गोवा और दमन और दीव से अलग किया गया गोवा को, और बंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, और हिमाचल प्रदेश पहले संशासित प्रदेश की सूची में था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैसूर का नाम जो ये तमिलनाडु दिया गया, ये कर्नाटक रखा गया था, तो पहला ही इसमें असत्य हो जाएगा। बाकी इसके सारे स्टेटमेंट जो दिए हैं वो सही है। 1973 की बात है, मैसूर राज्य अधिनियम लाया गया था और इसका नाम मैसूर का कर्नाटक रख दिया गया था। बाकी चीजें यहाँ पर सही दी हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, कई बार प्रश्न भी आया है। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम आपको बताना है कि क्या होगा। इसमें देखिए, एक एक उठाइए, उसका सन नोट करिए। महाराष्ट्र जो है ये 1960, यहीं पे ले लेते हैं। तो महाराष्ट्र जो है ये 1960, महाराष्ट्र 1960 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे राज्य दिया है राजस्थान, तो राजस्थान का जो वो 1956 में हुआ है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये 1956 में हो जाएगा, राजस्थान 1956, और हरियाणा जो है 1966। तो पहले राजस्थान होगा और फिर महाराष्ट्र होगा, फिर हरियाणा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसमें सूची जो दी हुई है। आंध्र प्रदेश 1953 है, सबसे पहला ये था। राजस्थान 1956 है, महाराष्ट्र 60 है, नागालैंड 63 है, हरियाणा 66 है, हिमाचल प्रदेश 71 है, मेघालय 72 है, सिक्किम 75 है, अरुणाचल प्रदेश 87 है, और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2000 में है ना? 1 नवंबर, और फिर कितना है? 8 नवंबर, फिर 15 नवंबर, ये क्रम है ना? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का ये क्रम है। तो इस तरीके से इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? अब यहाँ पे सन पूछा जा रहा है आपसे, बहुत सरल प्रश्न, ये पूछा हुआ प्रश्न है। कभी कभी खुद ज्यादा पढ़ लीजिए, फिर बहुत सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सन 2000 में हुई थी, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। उत्तर प्रदेश से भाषा के आधार पर नहीं हुई थी, ध्यान रखिएगा। ये माना जा रहा था वो पहाड़ी एरिया है और ये स्थलीय एरिया है, दोनों अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। तो सारे राज्यों का गठन भाषाई आधार पर ही नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड 2000 में ये गठित हुआ था, 8 नवंबर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही अनुक्रम आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसमें संपूर्ण राज्य का जो दर्जा प्राप्त हुआ है, इसमें नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये इसका सही उत्तर होगा। नागालैंड को कब मिला है? 1963 में। हरियाणा को मैंने अभी आपको बताया था 1966 में। सिक्किम की अगर बात की जाए तो 1975, और अरुणाचल प्रदेश 1987। ठीक है, तो 1900, आप शुरू करिए 63, फिर 66, फिर 75, और 75 के बाद में फिर 1900 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए, सॉरी, ये 75 और 75 के बाद में 1987, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये लिस्ट वही वाली है, इसको याद कर लीजिए। इससे प्रश्न आ जाते हैं अक्सर। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित राज्य मतलब बनाए थे, केंद्र शासित कितने संघ राज्य बनाए थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो बनाए थे, इसमें यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पूछा गया है 14 और 5, 6, लेकिन ये सही उत्तर अगर आप ऑथेंटिक पढ़ेंगे तो ये 5 मिलना चाहिए। लेकिन ये क्योंकि आयोग के द्वारा पूछा गया तो कंफ्यूजन ना हो, आयोग रिपीट करे तो आपको दिक्कत ना हो, इस कारण से मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। इसी दिन क्लास में बताऊंगा इसमें क्यों है, ये गलत आ जाता है, कई चीजें गलत हो जाती हैं तो ये चलती रहती है। तो ये 6 नहीं 5 होना चाहिए, लेकिन आयोग यही मानता है, यही पूछता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? कौन सी अनुसूची है? तो इसमें जाहिर सी बात है, पहली अनुसूची में ही राज्यों और उनके क्षेत्रों का विवरण दिया हुआ है। तो उन्हीं में जो विवरण है राज्यों और उनके क्षेत्रों का, तो उसी के आधार पर हम कर लेंगे इसका मतलब नए राज्य का सृजन जब करना होगा तो उसी में संशोधन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो नया राज्य अगर आपको गठित करना है तो इसमें बहुत कुछ झंझट नहीं करना है, आपको बिल्कुल नॉर्मल सा संवैधानिक संशोधन चाहिए। साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, संसद कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 4 जो है उसका दूसरा पार्ट 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, कोई दिक्कत है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी किया गया है, ये भी सही है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी सही है। और ये संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, यहीं पर ये गलत है, क्योंकि ये सहमति का परिणाम नहीं है ना? ये सहमति या समझौते के द्वारा नहीं हुआ है। ये जो भारतीय संघ है, भारतीय संघ के राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि ये सहमति का परिणाम नहीं है, पहले ही हम बता चुके हैं। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें जो दी हुई बातें वो बिल्कुल सही दी हुई है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यही गलत है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, और इसमें ये सहमति नहीं है, ये क्योंकि अलग नहीं हो सकते, सहमति होती तो अलग भी हो सकते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो ये प्रश्न तो बिल्कुल वो घोषित वाला प्रश्न है, जिसका उत्तर बिल्कुल निश्चित ही होता है। नॉर्मली जब संसद और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा ये सब दिए होते हैं तो संसद उत्तर हो जाता है, लेकिन एक प्रश्न मैंने आपको बताया जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में था, उनके शासन के बारे में, उनके विनियमन के बारे में, तो वो वहां पर राष्ट्रपति हो जाएगा। बाकी इसका सही उत्तर संसद ही होगा। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों में, उनकी सीमाओं में, उनके नाम में परिवर्तन, ये सब शक्ति भारतीय संसद में निहित की गई है। और अनुच्छेद 1 में अगर देखा जाए तो इसके तहत क्या होगा, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश स्थापना का ये प्रावधान किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आईएनएस संधायक के बारे में सत्य कथन है, करंट अफेयर देखते हैं। सत्य कथन कौन सा है आईएनएस संधायक के बारे में? यहाँ पर देखिए, आईएनएस संधायक को अभी डिकमीशन किया गया है, इसको कार्यमुक्त किया गया है, बिल्कुल सही है। 40 वर्षों की सेवा इसने दी है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया अपनी श्रेणी का पहला जहाज था, बिल्कुल सही। और ऑपरेशन पवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑपरेशन पवन ही नहीं, ऑपरेशन रेनबो, ऑपरेशन पवन, है ना, ये दोनों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पवन जो था ये श्रीलंका में भारतीय सेना की सहायता, है ना, भारत भेजी गई थी। और रेनबो जो था वो 2004 की जो सुनामी हुई थी उसमें जो तबाही हुई थी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज था, सबसे पुराना नौसेना का ये जहाज था।
और अपनी श्रेणी का पहला जहाज था जो स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया था। 40 वर्षों की शानदार सेवा इसने की। ऑपरेशन पवन ऑपरेशन रैम्बो में रहा। रैम्बो ये सुनामी के बाद मानवीय सहायता, और प्रथम संयुक्त भारत अमेरिका मानवीय सहायता में आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ में इसी ने भागीदारी की थी। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, आई फैमिलिया क्या है? आई फैमिलिया, आई फैमिलिया क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आई फैमिलिया जो लापता व्यक्ति हैं उनके पहचान के लिए एक वैश्विक डेटाबेस, ग्लोबल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए जो मिसिंग पर्सन होते हैं। अब इसमें करेगा ये क्या, ये पहचान तो करेगा, लेकिन अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। परिवार के किसी व्यक्ति का डीएनए लेगा और उसी के माध्यम से लापता व्यक्तियों की ये पहचान करेगा, और सदस्य देशों के जटिल मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद ये कर सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है इसके बारे में कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे क्या होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने 3 वेंटिलेटर विकसित किए हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 3 वेंटिलेटर ये वीएसएससी के द्वारा विकसित किए गए हैं और इनका तीनों का नाम रखा गया है प्राण, वायु और स्वास्थ्य, ये 3 नाम रखे गए हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे वेंटिलेटर विकसित किए गए हैं तो इनका नाम भी आप समझ गए, और ये वेंटिलेटर स्वचालित संपीड़न द्वारा रोगी को श्वसन गैस देंगे, उसकी सप्लाई करेंगे, और स्वस्थ वेंटिलेटर बिना बिजली के काम करेंगे। और वायु जो है ये उपयोग में आने वाले वाणिज्यिक हाई एंड वेंटिलेटर के समान कम लागत वाला वेंटिलेटर है। और जो श्वास है ये श्वास ऑक्सीजन सिलेंडर प्रति मिनट 10 लीटर समृद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सक्षम है, और एक समय में ये 2 रोगियों पर उपयोग में लाया जा सकता है, 2 लोगों के साथ काम ये कर सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की? बात चल रही थी पिछले सालों से, ये बात चली आ रही थी। जो स्काई ट्रीटी है इसके बारे में सबसे पहले आप जानिए कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था तो उसके बाद में 1992 की बात है, ओपन स्काई संधि पर हस्ताक्षर कर हुए थे। फिर 1955 में पूर्व राष्ट्रपति मतलब जो थे आइजन हावर द्वारा शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए ये प्रस्तावित की गई थी। तो 92 में फिर क्या किया गया, इस पर हस्ताक्षर किया। 1955 की बात ऐसे ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी। नाटो के सदस्यों और पूर्व वार्सा संधि देशों के बीच में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए, और इसमें अभी रूस ने क्या किया है, इससे अलग होने की घोषणा की है। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नाटो के सदस्य और पूर्व वार्सा संधि देशों के बीच में हस्ताक्षर जो हुए, तो 2002 में 35 से अधिक देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। भारत ओपन स्काई संधि का हस्ताक्षर करता नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो हमारे वो आकाश वाला एरिया है वो क्या रहेगा, ओपन स्काई संधि क्या होता है, राष्ट्रों को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक दूसरे के सैन्य बलों के बारे में जानकारी एकत्र करने की ये अनुमति देता है कि आकाश से आप गुजारोगे तो जानकारी मिलेगी। और रूस पर उल्लंघन करने का आरोप लगा था, नवंबर 2020 की ये बात है। तो नवंबर 2020 में ये अमेरिका इस संधि से हट गया था, तो अब रूस ने भी ये घोषणा कर दी। ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, जो रूसी राष्ट्रपति, उन्होंने ये घोषणा की है। अगला प्रश्न, द ओशन लाइफ ऑफ लाइवलीहुड्स की थीम के तहत वर्ष 2021 में यानी इस वर्ष विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशन डे मनाया जा रहा है, यानी कि मनाया गया। आपसे बाद में प्रश्न पूछा जाएगा तो यही होगा। 2018 से यह दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2008 के बाद से आधिकारिक मान्यता जब से इसको मिल गई थी तब से हर वर्ष ये मनाया जाता है। इस बार की थीम बिल्कुल मत भूलिएगा, द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड्स, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और 1992 की बात है, रियो दी जनेरो में एक सम्मेलन पृथ्वी ग्रह जो नामक फोरम में प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने का फैसला लिया गया, और सन 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसके संबंध में आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद ये दिवस मनाया जाने लगा। तो 2018 नहीं 2008 से ये मनाया जा रहा है, केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। अब्दुल्ला शाहिद को, मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अब्दुल्ला शाहिद तुर्की के वोल्कन बोजकिर का स्थान लेंगे, है ना। अब्दुल्ला शाहिद जो है ये अभी के तुर्की के वोल्कन बोजकिर इस पद पे थे, उनका स्थान लेंगे अब अब्दुल्ला शाहिद। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 76वें सत्र का अध्यक्ष उनको चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है ये कहा के मालदीव के विदेश मंत्री हैं, कौन, अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है। 193 सदस्यीय महासभा है,
191 वोट में से 143 वोट इनको शाहिद अब्दुल्ला शाहिद को मिले और वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जो सितंबर में शुरू होगा। ये ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत जो होगी वो सितंबर में होनी है। देखिए क्या रहता है, तब तक तीसरी चौथी पांचवी छठी क्या वेव आ जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में आप पढ़ चुके हैं, 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं उनमें से एक है राष्ट्र महासभा, और इसका गठन 1945 में हुआ था। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं। बाकी सब आप जानते हैं, हम लोग अलग से भी इसका सेशन करते हैं। ALHMK थर्ड क्या है, उत्तर दीजिए। ALHMK थर्ड क्या है? तो ये जो है ये भारत का एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये भारतीय नौसेना ने 3 स्वदेशी अभी ALHMK थर्ड शामिल किए हैं अपने बेड़े में, और इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग समुद्री टोही और तटीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा, है ना। स्वदेशी हेलीकॉप्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। HAL ने इसको बनाया है, एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये अत्याधुनिक सर्विलांस, राडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरणों से लैस है। ठीक है, HAL के बारे में बात करें तो 1940 में ये स्थापित हो गई थी 23 दिसंबर को, और दुनिया भर में सबसे पुराना और सबसे बड़ा एरोस्पेस और अच्छा निर्माता माना जाता है इसे। ठीक है, और ये सरकारी स्वामित्व की कंपनी है। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी तो ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद 2022 से 2024 की अवधि के लिए किन देशों को चुना गया है? कौन से देश हैं जो इस अवधि के लिए चुने गए हैं? तो इसमें भारत है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। भारत के साथ में याद रखिएगा अफगानिस्तान और ओमान को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये इकोसॉक जिसको बोलते हैं, तो इकोसॉक का क्या चुना गया है? सदस्य ये है, ये तो 2022 से 24 की अवधि के लिए इसको चुना गया है। ठीक है, तो भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ओमान के साथ चुना गया है। एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया है। और इसके बारे में अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा परिषद इकोसॉक के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो 26 जून 1945 को स्थापित की गई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 54 सदस्य देश है जिन्हें 3 वर्षों के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है, और ये आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण फोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2022 तक वैश्विक बेरोजगारी बढ़कर होने की कितनी उम्मीद है? ये प्रश्न एक बार और भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसी हफ्ते में। तो ये 205 मिलियन होने की उम्मीद है। अभी 2019 में 187 मिलियन ये दर थी, मतलब ये संख्या थी। अब इसका 205 मिलियन होने का लक्ष्य है कि बेरोजगार इतने बढ़ जाएंगे। तो बेरोजगार जब बढ़ेंगे तो स्थितियां तो सही रहेंगी। ठीक है, तो 205 मिलियन, है ना, ये इतने हो जाएंगे। और ये जो विश्व और सामाजिक आउटलुक है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक, ये रिपोर्ट दुनिया भर में श्रम बाजार पर संकट के प्रभाव का विश्लेषण करती है, और ये रिकवरी के लिए क्या करती है? अनुमान और श्रमिकों व उद्यमों के विभिन्न समूहों पर संकट के असमान प्रभाव का विवरण भी प्रस्तुत करती है। और अंतिम प्रश्न है आज का, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग फिर से लॉन्च कर रहे हैं RO के लिए नए प्रश्नों के साथ टेस्ट सीरीज। RO के लिए तो लॉन्च करेंगे ही, PCS के लिए भी, जिससे डेली प्रैक्टिस चलती रहे। 10 दिन के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जिनको फिर से ज्वाइन करना है या पहले ज्वाइन कर चुके हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं 6307281212 पर। और अभी उसके प्रोग्रामिंग की जा रही है, जल्दी ही वो लॉन्च होगी। और अंतिम प्रश्न है, कौन सा भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट CO वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? तो इसमें देखिए, ये जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम दिए हुए हैं, HPCL, NTPC, भेल और गेल, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं। इनमें से जो NTPC है, NTPC क्या हुआ है? NTPC ने अभी हस्ताक्षर किए हैं UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट CO वाटर मैंडेट पर, उसका हस्ताक्षरकर्ता ये बन गया है। सरकारी स्वामित्व की ये कंपनी है, और ये पानी और स्वच्छता के बेहतर प्रबंधन के लिए कंपनियों का जो प्रयास होता है, तो प्रयास करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक पहल बनी है UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट CO वाटर मैंडेट। तो उसमें इसने सिग्नेचर किया है, और 2030 तक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद को यह व्यक्त करता है। भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है NTPC, और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य था कि भारत में जो लाइट है, यानी कि भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी है,
उसका तेजी से विकास किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। कैसा लगा आपको ये सेशन जरूर बताएं। और वो 2-4 लोग टेस्ट दे लें, फिर उसका पीडीएफ हम दे देंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। सब क्वेश्चन तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, रोज का पीडीएफ तो दे ही देते हैं। बाकी एक जो इसमें अभी छोटी सी गड़बड़ी थी उसको सही करके आपको दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।